गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी सीडीएस के 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट पेपर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना सामान्य कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। ऑप्शन बी है समभाव सकल घरेलू उत्पाद वह वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने की स्थिति में करती है। ऑप्शन सी है सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना स्थिर कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। ऑप्शन डी है प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अनुपात है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना स्थिर कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना चालू मूल्यों पर की जाती है, ना कि स्थिर कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पादन के मूल्यांकन पर की जाती है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना सामान्य कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। वहीं प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी संबंधी रिक्तियों के क्षेत्रीय अथवा व्यवसायिक पैटर्न पर कामगारों की उपलब्धता के पैटर्न में मेल न होने पर निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन बी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन सी है परिवर्तित बेरोजगारी। ऑप्शन डी है चक्रीय बेरोजगारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी। नौकरी संबंधी रिक्तियों के क्षेत्रीय अथवा व्यावसायिक पैटर्न और कामगारों की उपलब्धता के पैटर्न में मेल नहीं होने पर संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है, जब किसी राष्ट्र में भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना कमजोर होने के कारण रोजगारों का अभाव होता है, तब उस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे कारीगर बेरोजगार हो गए और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं जहां त्वरित मुद्रास्फीति, कीमतों का बढ़ता स्तर के साथ वृद्धि धीमी गति से हो। ऑप्शन ए है गतिरोध। ऑप्शन बी है अपस्फीति। ऑप्शन सी है अस्फीति संबंध गतिरोध। ऑप्शन डी है मंदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अस्फीति संबंध गतिरोध। जब किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां त्वरित मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि धीमी गति से हो तो उसे स्फीति संबंध गतिरोध कहा जाता है। इस अवस्था में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार घट जाती है और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निजी निवेश व्यय में वृद्धि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है निजी निवेश का अंतर्गमन। ऑप्शन बी है घाटे की वित्त व्यवस्था। ऑप्शन सी है बहिर्गमन। ऑप्शन डी है भरमार से बाहर निकलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निजी निवेश का। सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निजी निवेश व्यय में वृद्धि को अंतर्गमन क्राउडिंग इन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में कमी निजी निवेश के खर्च में
कमी की ओर ले जाती है। इससे कुल निवेश खर्चों की वृद्धि दर प्रभावित होती है। वहीं सरकारी व्यय में वृद्धि से प्रेरित निवेश व्यय में कमी को बहिर्गमन क्राउडिंग आउट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों को क्या कहते हैं जिन्हें कोई उधारकर्ता किसी कर्ज को चुकौती की गारंटी स्वरूप गिरवी रखे। ऑप्शन ए है चेक, ऑप्शन बी है समर्थक ऋणधार, ऑप्शन सी है गारंटी कार्ड, ऑप्शन डी है बॉन्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समर्थक ऋणाधार। ऐसी परिसंपत्ति या परिसंपत्तियां जिन्हें कोई उधारकर्ता किसी कर्ज की चुकौती की गारंटी स्वरूप गिरवी रखे उसे समर्थक ऋणाधार कहा जाता है। अर्थात ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और इसका उपयोग वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रतिशतता को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है। ऑप्शन ए है बैंक दर, ऑप्शन बी है सांकेतिक ब्याज दर, ऑप्शन सी है वास्तविक ब्याज दर, ऑप्शन डी है ऋण की शर्तें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांकेतिक ब्याज दर। उस प्रतिशतता को सांकेतिक ब्याज दर कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है। सांकेतिक ब्याज दर और प्रतिशत चक्रवृद्धि अवधियों की संख्या के आधार पर दी गई राशि की ब्याज से गणना वार्षिक प्रभावी ब्याज दर के हिसाब से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 के गांधी इरविन समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है सरकार उन कैदियों को नहीं छोड़ेगी जो अहिंसक रहे, ऑप्शन बी है सरकार उन कैदियों को नहीं छोड़ेगी जो शराब और विदेशी वस्त्र की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे, ऑप्शन सी है कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के लिए सहमत नहीं हुई, ऑप्शन डी है कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत थी। गांधी इरविन समझौते से कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान थे, पहला है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार था। समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा प्रतिभाग करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में व्हील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन ए है दयाराम गिडुमल, ऑप्शन बी है गुरु सदाय दत्त, ऑप्शन सी है धोंडो केशव कर्वे, ऑप्शन डी है अमृत विट्ठल दास ठक्कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर को ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। वे भारत के प्रसिद्ध समाज सेवक थे। उन्होंने गुजरात के दाहोद में जनजातीय लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। भील एक जनजातीय समूह है। ठक्कर बापा ने इस मंडल के आधार पर साफ सफाई को अधिक प्रचारित किया। उन्होंने बालक आश्रम के सामने जमा कूड़े करकट को स्वयं साफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सर हार्डकोट बटलर, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें महात्मा गांधी का
राजनीतिक गुरु माना जाता है, ने वर्ष 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के दौरान अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का मुद्दा पहली बार उठाया था। उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए 16 मार्च 1911 को इंपीरियल काउंसिल में प्राइवेट बिल प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक पारित नहीं हो सका। ब्रिटिश सरकार ने बाद में कुछ आर्थिक अनुदान अवश्य प्रदान किया था। उस समय इंग्लैंड के नागरिकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दासत्व से संबंधित 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, इसके द्वारा स्वामियों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने दासों को स्वेच्छा से अपनी भू संपदा के लिए बहुधा की तरह रख सके। ऑप्शन बी है, इसके द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। ऑप्शन सी है, परित्याग के मामले को सुलझाने के लिए न्यायालयों और स्वामियों ने संयुक्त रूप से कार्य किया। ऑप्शन डी है, दास भूमि के स्वामी बन गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसके द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। दास प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही एक कुप्रथा थी। ब्रिटिश शासन काल में 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 द्वारा इस प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अधिनियम 5 के द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। दासों को स्वेच्छा से अपनी भूसंपदा के लिए बंधुआ की तरह रखने के अधिकार को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बशीन संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए है, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन बी है, बिट्टू जी होलकर। ऑप्शन सी है, दौलतराव सिंधिया। ऑप्शन डी है, माधवराव नारायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच वसई की संधि 31 दिसंबर 1802 को संपन्न हुई थी, जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किया था। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने संकट के समय एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 6000 सैनिक तथा तोपखाना दिया और बदले में पेशवा ने 26 लाख रुपये दिए। हालांकि यह संधि सभी मराठी सरदारों को मंजूर नहीं थी, इसलिए बाद में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्वेश्चन है, अमरनायक प्रणाली निम्नलिखित में से किन भारतीय साम्राज्यिक शासकों की प्रमुख नवीन राजनीतिक खोज थी? ऑप्शन ए है चोल। ऑप्शन बी है चालुक्य। ऑप्शन सी है गुप्त। ऑप्शन डी है विजयनगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर। अमरनायक प्रणाली विजयनगर शासकों की प्रमुख नवीन राजनीतिक खोज थी। अमरनायक विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। अमरनायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासित क्षेत्र प्रदान किए जाते थे। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहा करते थे। अमरनायक प्राप्त क्षेत्र में किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया राशि एकत्रित करते थे। राजस्व का एक भाग वे निजी उपयोग और घोड़ों एवं हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी को बनाए रखने के लिए अपने पास रखते थे। अमरनायक राजा को वार्षिक रूप से भेंट भेजते थे और राजा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने हेतु उपहारों के साथ दरबार में उपस्थित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण प्रोत्साहन के माध्यम से अनुसंधान प्रगति में ज्ञान समावेश किन महिला वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने की एक पहल है? ऑप्शन ए है, जिन्होंने पारिवारिक कारणों से अपने कैरियर को बीच में छोड़ दिया। ऑप्शन बी है, जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान कर रही है। ऑप्शन सी है, जिनके पास विदेशों में स्थित प्रयोगशालाओं के साथ सहयोगी परियोजनाएं हैं।
ऑप्शन डी है जिनके पास नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी नवीन परियोजनाएं हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिन्होंने पारिवारिक कारणों से अपने कैरियर को बीच में छोड़ दिया। किरण का पूर्ण रूप शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी है। इसका उद्देश्य महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ना है, जिन्होंने पारिवारिक कारणों से अपने कैरियर को बीच में छोड़ दिया। इसके माध्यम से अब तक 2100 से अधिक महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान की मुख्यधारा में वापस लाया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2014 में महिला केंद्रित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को किरण योजना में समाहित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधि निम्नलिखित में से किनके प्रोत्साहन के लिए सर्वसमावेशी योजना है? ऑप्शन ए है युवा एवं उच्चाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। ऑप्शन सी है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए। ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, युवा एवं उच्चाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए। निधि योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके माध्यम से युवा एवं उच्चाकांक्षी नव प्रवर्तकों को प्रोत्साहन करने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य स्कीम का उद्देश्य सर्वव्यापी रूप से क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए है एलपीजी कनेक्शन। ऑप्शन बी है घरों का विद्युतीकरण। ऑप्शन सी है प्राथमिक स्कूली शिक्षा। ऑप्शन डी है सैन्य स्वास्थ्य बीमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घरों का विद्युतीकरण। सौभाग्य स्कीम का उद्देश्य सर्वव्यापी रूप से घरों का विद्युतीकरण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सहज बिजली प्रत्येक घर योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। जिन लोगों का नाम वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है। जिसका नाम शामिल नहीं है, उन्हें बिजली का कनेक्शन सिर्फ 500 रुपये के शुल्क पर उपलब्ध कराया जाता है। बिजली से वंचित देश के 4 करोड़ घरों के लिए सरकार ने इस योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना को 31 दिसंबर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, जो वर्तमान में भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है निमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु को कम करना। ऑप्शन बी है रोटा वायरस के प्रभाव को कम करना। ऑप्शन सी है मातृ टिटनेस रोग को समाप्त करना। ऑप्शन डी है शिशुओं को पूर्ण प्रतिरक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशुओं को पूर्ण प्रतिरक्षण। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य शिशुओं का पूर्ण प्रतिरक्षण करना है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू हुआ था। इसका प्रमुख लक्ष्य 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण करना है। मिशन इंद्रधनुष के लिए 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी रोगों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ऑप्शन बी है यह गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के लिए है। ऑप्शन सी है इसका उद्देश्य मजदूरी रोजगार देना है। ऑप्शन डी है यह सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से निर्भर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से निर्भर है।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण देने के बाद निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर के वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 35 वर्ष के युवाओं की कौशलता विकसित कर उन्हें रोजगार के लायक बनाना इस योजना के अंतर्गत शामिल है। इस प्रकार यह ग्रामीण परिवार के ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित कथनों में से कौन सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सही है? पहला है, यह भारत सरकार की गरीबी कम करने संबंधी कार्यनीति का हिस्सा है। दूसरा है, यह ग्रामीण विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। तीसरा है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करती है। कूट है, ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में दिए गए तीनों विकल्प जो है वह सही है। भारत सरकार की गरीबी कम करने संबंधी कार्यनीति का हिस्सा है। यह ग्रामीण विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में समग्र दक्षता में सुधार हेतु ग्रामीण सड़क नेटवर्क 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की थी। इसका तीसरा चरण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ, जो वर्तमान में भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक है? ऑप्शन ए है 10 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 14 समुद्री मील, ऑप्शन डी है 15 समुद्री मील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 समुद्री मील। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। नॉटिकल मील समुद्र में लंबाई की इकाई है। यह अक्षांश रेखा के एक निमट के बराबर है। यह गैर एसआई इकाई है। यह नौ संचालकों द्वारा नौ संचालन में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? ऑप्शन ए है ब्राजील जलधारा, ऑप्शन बी है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी है उत्तरी विश्वतीय जलधारा, ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया जलधारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैलिफोर्निया जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। यह धारा उत्तरी प्रशांत प्रवाह की दक्षिणी शाखा का ही भाग है। तो कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट के साथ बहती हुई दक्षिण से उत्तरी विषुवतरेखीय धारा से मिल जाती है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राजील और गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला है, इसमें चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होती है। दूसरा है, ये सामान्यतः मृत्तिकामय, गंभीर और अपारगम्य होती है। तीसरा है, ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है लेटेराइट मृदा, ऑप्शन बी है लाल एवं पीत मृदा, ऑप्शन सी है लवण मृदा, ऑप्शन डी है काली मृदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काली मृदा। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें
चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी सामान्यतः मृत्तिका में और आप होती है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उचित मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? ऑप्शन ए है कॉफी, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है कपास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉफी। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका कॉफी की उन्नत किस्में हैं। अरेबिका मुख्य रूप से कर्नाटक के कोडागू में मिलती है। रोबस्टा मुख्यतः वायनाड जिले में उगाई जाती है, जो केरल के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। लाइबेरिका नामक कॉफी मुख्य रूप से अफ्रीका में पाई जाती है। भारत में 3.66 लाख कॉफी किसानों द्वारा लगभग 4.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए है त्राम अयस्क से, ऑप्शन बी है बॉक्साइट अयस्क से, ऑप्शन सी है अभ्रक अयस्क से, ऑप्शन डी है मैग्नीज अयस्क से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बॉक्साइट अयस्क से। एल्युमिनियम का निर्माण बॉक्साइट अयस्क से होता है। एल्युमिनियम सिल्वर सफेद रंग की धातु होती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। यह परत एल्युमिनियम को जंग से बचाने में सहायता करती है। यह अम्ल और क्षार से बहुत आसानी से क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए निम्नलिखित समुद्री पत्तनों में से किसे महत्व मिला? ऑप्शन ए है कांडला, ऑप्शन बी है एन्नोर, ऑप्शन सी है कोची, ऑप्शन डी है मोरमुगाओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोरमुगाओ। जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए मोरमुगाओ बंदरगाह को महत्व दिया गया है। मोरमुगाओ भारतीय राज्य गोवा में स्थित है। इसने वर्ष 1963 में एक प्रमुख बंदरगाह का पदनाम प्राप्त किया। यह लगभग 27.33 मिलियन टन लौह अयस्क यातायात के वार्षिक प्रवाह के साथ भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, ऑप्शन बी है मूल संचय के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी है लेखा इकाई के रूप में प्रयुक्त, ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त। मुद्रा उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त नहीं होती है। कोई भी वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति हो, वह वस्तु विनिमय का माध्यम हो, मूल्य माप तथा मूल्य संचय का कार्य करती हो, उसे मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा के कार्य हैं विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, मूल्य संचयन के रूप में कार्य करना, लेखा इकाई के रूप में प्रयुक्त स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य का हस्तांतरण, राष्ट्रीय आय का विवरण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद से कम हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मंदी अंतराल, ऑप्शन बी है मुद्रास्फीति अंतराल, ऑप्शन सी है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी है आपूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्रास्फीति अंतराल। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद से कम हो तो उन स्थिति को मुद्रास्फीति अंतराल कहते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में मुद्रास्फीति को समायोजित कर लिया जाता है, जबकि नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद में मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की कुल प्राप्तियों से अधिक अतिरिक्त कुल व्यय जिसमें ऋण शामिल नहीं है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी है चालू घाटा,
ऑप्शन डी है पूंजीगत घाटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा। सरकार की कुल प्राप्तियों से अधिक अतिरिक्त कुल व्यय जिसमें ऋण शामिल नहीं है राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। ज्यादा राजकोषीय घाटा का अर्थ यह होता है कि सरकार को ज्यादा उधारी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय दर एक मुद्रा के मूल्य को अन्य मुद्राओं की सापेक्ष दर्शाती है। मुद्रा की विनिमय दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है अस्थायी विनिमय दरें ऐसी दरें होती है जिसमें सरकार अपनी मुद्रा को खरीदकर या बेचकर हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन बी है नियत विनिमय दर ऐसी दर होती है जिन्हें सरकारी निर्णयों द्वारा नियत किया जाता है और जो सरकारी कार्यवाहियों द्वारा कायम रखी जाती है। ऑप्शन सी है ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दरें सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के अनुसार जारी की जाती है। ऑप्शन डी है क्लासिकी स्वर्ण मादक के अंतर्गत विनिमय दरें डॉलर की कीमत के अनुसार नियत की जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नियत विनिमय दरें ऐसी दरें होती है जिन्हें सरकारी निर्णयों द्वारा नियत किया जाता है और जो सरकारी कार्यवाहियों द्वारा कायम रखी जाती है। विनिमय दर एक मुद्रा के मूल्य को अन्य मुद्राओं की सापेक्ष दर्शाती है। नियत विनिमय दरें ऐसी दरें होती है जिन्हें सरकारी निर्णयों द्वारा नियत किया जाता है और जो सरकारी कार्यवाहियों द्वारा कायम रखी जाती है। किन्हीं दो मुद्राओं के मध्य विनिमय की दरें उसकी पारस्परिक मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा वर्नियर निम्नलिखित में से किसके चिकित्सक थे। ऑप्शन ए है राजकुमार मुराद। ऑप्शन बी है राजकुमारी जहां आरा। ऑप्शन सी है सम्राट शाहजहां। ऑप्शन डी है राजकुमार दारा सिको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजकुमार दारा सिको। फ्रांसवा वर्नियर राजकुमार दारा सिको का चिकित्सक था। यह फ्रांस का एक प्रसिद्ध चिकित्सक, जौहरी तथा इतिहासकार था। उसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। वह 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक भारत में 12 वर्षों तक रहा। उसे शाहजहां ने अपने पुत्र दारा सिको का चिकित्सक नियुक्त किया था। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। वर्नियर ने ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश फर्म सूरजमल नागरमल ग्रुप ने ले ली थी। ऑप्शन ए है मैक्योड। ऑप्शन बी है ऑक्यूवियस स्टील। ऑप्शन सी है डेवनपोर्ट। ऑप्शन डी है एंड्रयू ड्यूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैक्लियोड। वर्ष 1862 में सूरजमल नागरमल ग्रुप ने ब्रिटिश फर्म मैक्लियोड का अधिग्रहण कर लिया था। सूरजमल नागरमल ग्रुप के प्रबंधक केडी जनाल थे। यह ग्रुप जूट, चाय, इंजीनियरिंग कार्य के अतिरिक्त बॉम्बे गैस, कलकत्ता गैस कॉरपोरेशन का भी कार्य देता था। मैक्लियोड मुख्य रूप से चाय की ब्रिटिश कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिणी और पश्चिमी भारत में अपनाया गया। ऑप्शन बी है सैद्धांतिक रूप से रैयतवाड़ी रैयत और राज के बीच एक अप्रत्यक्ष संविदा थी। ऑप्शन सी है यह एक कर संविदा थी जो सामान्यतः 30 वर्ष के लिए वैध थी। ऑप्शन डी है सैद्धांतिक रूप से इससे पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग अर्थात जमींदार और अधिक मजबूत हुए तथा किसान वर्ग और अधिक कमजोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सैद्धांतिक रूप से इससे पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग अर्थात जमींदार और अधिक मजबूत हुए तथा किसान वर्ग और अधिक कमजोर। 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। यह दक्षिण और पश्चिम में अपनाया गया था। सैद्धांतिक रूप से यह बंदोबस्त रैयत, किसान और राज के बीच एक प्रत्यक्ष संविदा थी।
यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। रैयतवाड़ी प्रणाली का श्रेय थॉमस मुनरो को है। यह भारत के 51% भाग में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों से सीधे 33% भू राजस्व वसूला जाता था। इस व्यवस्था में किसान वर्ग की स्थिति मजबूत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है IMS 1764 ईस्वी में आरंभ हुई। ऑप्शन बी है इसमें प्रतियोगी परीक्षा द्वारा स्वास्थ्य व्यवसायिकों की भर्ती की जाती थी। ऑप्शन सी है IMS में भारतीयों को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था। ऑप्शन डी है प्रारंभ में IMS सेना की देखभाल के लिए थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वो गलत है। प्रारंभ में IMS सेना की देखभाल के लिए थी, यह कथन गलत है। ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा IMS की शुरुआत 1764 ईस्वी में हुई थी। यह एक सैन्य चिकित्सा सेवा थी। इसके कुछ नागरिक कार्य भी थे। इसमें प्रतियोगी परीक्षा द्वारा स्वास्थ्य और व्यवसायिक की भर्ती की जाती थी। इसमें ब्रिटिश तथा भारतीय अधिकारियों ने मिलकर कार्य किया। इस प्रकार इसमें भारतीयों को प्रवेश दिया जाता था। ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा के एक अधिकारी रोनाल्ड रॉस को वर्ष 1902 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी व्यापार का एकाधिकार कब खो दिया? ऑप्शन ए है 1813 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1833 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1838 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1860 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1833 ईस्वी। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। वहीं इस एक्ट से भारत का प्रशासन 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधीन छोड़ दिया गया। बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। यह प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होते हैं। इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रियाओं में समन्वय कायम करना और आपदा प्रत्याशस्त व संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में निर्णायक मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति यह मत देता है। दूसरा है प्रथम बार मतदान के अतिरिक्त यह मत दिया जाता है। तीसरा है मत बराबर होने की दशा में यह मत दिया जाता है। चौथा है यथास्थिति बनाए रखने के लिए हमेशा मत दिया जाता है। कोट है ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है केवल 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 3। संसद में निर्णायक मत अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति देता है। यह तभी दिया जाता है जब मत बराबर हो जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाता है तथा परिणाम घोषित करता है। मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि की समक्ष समता का विचार ब्रिटिश राज की देन है।
जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी है जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन डी है पैट्रिक डेवलिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन। विधिक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत जॉन ऑस्टिन के द्वारा विकसित किया गया। यह विधि एवं विधि शास्त्र के दर्शन से संबंधित एक विचारधारा है जिसका विकास 18वीं या 19वीं शताब्दी के विधि चिंतकों द्वारा किया गया। जेरेमी बेंथम का भी विधिक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान है, किंतु विधिक प्रत्यक्षवाद के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय नाम H.L.A. हार्ट का है, जिनकी पुस्तक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में इस विषय पर गहनता से विचार प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ सम्मति से शासन की प्रणाली है? ऑप्शन ए है जॉन लॉक, ऑप्शन बी है J.S. मिल, ऑप्शन सी है जेरेमी बेंथम, ऑप्शन डी है J.J. रूसो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ सम्मति से शासन की प्रणाली है। जॉन लॉक प्रमुख ब्रिटिश दार्शनिक एवं एक राजनीति शास्त्री थे। उनका जन्म 1632 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। जॉन लॉक के दार्शनिक विचार एसेन कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्पा और लंदांग निम्नलिखित में से किसके अन्य नाम हैं? ऑप्शन ए है झूम खेती, ऑप्शन बी है मिश्रित खेती, ऑप्शन सी है ट्रक कृषि, ऑप्शन डी है बागान खेती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झूम खेती। मिल्पा और लादांग झूम खेती के अन्य नाम हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। इसे विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में दहिया, कोमान, योडू, पामाडावी आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय श्रम द्वारा प्रारंभ में किया गया? और स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासन पर बल दिया गया। ऑप्शन ए है कल्याण दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है आय दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है सामर्थ्य दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्याण दृष्टिकोण। मानव विकास के कल्याण दृष्टिकोण का प्रस्ताव प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया और स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासन पर बल दिया गया। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है? ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है झेलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। सतलज नदी भाखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है। भाखड़ा नागल परियोजना वर्ष 1948 में शुरू की गई थी और यह वर्ष 1968 में पूरी हुई थी। यह पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना का नाम दो बांधों भाखड़ा और नागल सतलज नदी से आया है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज पर निर्मित है।
बाढ़ की रोकथाम के अतिरिक्त यह परियोजना सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। यह परियोजना 1 मिलियन किलोवाट पनबिजली भी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदियां सभी दिशाओं से अपना पानी किसी झील अथवा गर्त में प्रवाहित करती है तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जलायित, ऑप्शन बी है डुमराकृतिक, ऑप्शन सी है अड़िये, ऑप्शन डी है अभिकेंद्रीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय। जब नदियां सभी दिशाओं से अपना पानी किसी झील अथवा गर्त में प्रवाहित करती है तो उस पैटर्न को अभिकेंद्रीय कहा जाता है। कच्छ के रण में इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कोरियोलिस बल के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन बी है यह बल भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, ऑप्शन सी है यह बल दक्षिणी गोलार्ध में वायु को दाईं दिशा में विपेक्षित करता है, ऑप्शन डी है यह बल उत्तरी गोलार्ध में वायु को दाईं दिशा में विवेक्षित करता है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के काल उत्पन्न होता है। इस बल के कारण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वह सही नहीं है। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में वायु को वायु दिशा में विवेक्षित करता है। यह बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। यह बल दक्षिणी गोलार्ध में वायु को दाईं दिशा में विवेक्षित करता है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठाओं और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधि को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है सालाबाई की संधि, दूसरा है पुरंदर की संधि, तीसरा है बड़गांव का कन्वेंशन, चौथा है सूरत की संधि, कूट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4, 2, 3 और 1। मराठों और ब्रिटिश के बीच होने वाली प्रमुख संधियों का आरोही क्रम है। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुआ था, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुआ था और सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी और फकीर अशांति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल और बिहार में निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया। दूसरा है अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल बनाया। तीसरा है मजनू शाह जिसने 1771 ईस्वी से बंगाल की और दलों को नेतृत्व किया, उनका प्रमुख नेता था कूट है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला और तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा। सन्यासी और फकीर विद्रोह 1763 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी के बीच बिहार और बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिलता है। यह गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था जिसने निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया। इस विद्रोह में अधिकतर सन्यासी शैव मत को मनाने वाले थे। उन्होंने सशस्त्र दल का निर्माण भी किया। इस विद्रोह का दल का नेतृत्व 1771 ईस्वी में मजनू शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1743 में महाराष्ट्र के निम्नलिखित किस जिले में युवा नेताओं ने स्वयंसेवक कोड और ग्राम इकाइयों के साथ मिलकर समांतर सरकार बनाई थी? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है सतारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सतारा। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में युवा नेताओं ने स्वयंसेवक कोड और ग्राम इकाइयों के साथ मिलकर समांतर सरकार का गठन किया था। इसका नेतृत्व क्रांति सिंह नाना पाटिल ने किया था।
महाराष्ट्र में इस सरकार को पत्री सरकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है मैडम एच.पी. वलावस्की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। पहले इसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीयकरण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन बी है एकरूपता, ऑप्शन सी है समृद्धि, ऑप्शन डी है स्वाधीनता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एकरूपता। राष्ट्रीय एकता, समृद्धि और स्वाधीनता केंद्रीयकरण की प्रमुख विशेषता है, जबकि एकरूपता इसकी विशेषता नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा जाता है, शक्ति का केंद्र सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है यह विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्य नीतिगत सूचना उपलब्ध कराता है, ऑप्शन बी है यह नीति की प्रमुख तत्व उपलब्ध करने में चिंतक मंडल के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी है यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है और उसका मूल्यांकन करता है, ऑप्शन डी है यह अंतर्राज्य विवादों के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता के रूप में एक मंच प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अंतर्राज्य विवादों के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता के रूप में एक मंच प्रदान करता है। देश के अंतर्राज्य विवादों के समापन के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अंतर्गत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति कहा गया। यह विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्य नीतिगत सूचना उपलब्ध कराता है। यह नीति के प्रमुख तत्व उपलब्ध करने में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, साथ ही यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 निम्नलिखित में से किसे दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद। संविधान के अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में किसी सम्मान विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है कि यह कि विधेयक पर विचार किया जाए, ऑप्शन बी है यह कि जनता की राय प्राप्त करने के लिए प्रयोजन से विधेयक को परिचालित किया जाए, ऑप्शन सी है यह कि विधेयक को किसी प्रवर समिति को भेजा जाए, ऑप्शन डी है विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना किसी सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वह गलत है। किसी साधारण विधेयक को विधायी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। विधेयकों को मसौदे तैयार करना होता है। प्रत्येक सदन में 3 वाचन होता है। दूसरे सदन में विधेयक भेजा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हो सकती है। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है। अतः किसी भी विधेयक को दूसरे सदन की सहमति आवश्यक होती है। इसके पश्चात विधेयक किसी संयुक्त समिति को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया?
ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को विलोपित कर दिया गया। इसे मूल अधिकारों की सूची से हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाने पर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। पहला है यह खरीफ की फसल है, दूसरा है यह कृषि वर्ष में इसकी 3 विभिन्न वर्धन आवृत्तियां औष, अमन और बोरो है, तीसरा है भारत की कुल 1/4 कृषि भूमि में इसकी खेती होती है। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है दाल, ऑप्शन डी है कपास। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चावल। दी गई विशेषता चावल फसल की है। चावल एक खरीफ फसल है। एक कृषि वर्ष में इसकी 3 विभिन्न वर्धन आवृत्तियां औष, अमन और बोरो है। भारत की कुल 1/4 कृषि भूमि में चावल की खेती होती है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? ऑप्शन ए है मार्बल, ऑप्शन बी है हेलाइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है सेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट आदि आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इसको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। जब अपनी अपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह आग्नेय शैल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने को यह प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी या सतह पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्यमंडल, ऑप्शन डी है समताप मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। हालांकि इसका सर्वाधिक सांद्रण 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है। यह पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है ये ध्वनि तरंगों जैसी होती है, ऑप्शन बी है ये केवल ठोस पदार्थों से होकर गमन कर सकती है, ऑप्शन सी है ये गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती है, ऑप्शन डी है ये तेज से गति करती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये केवल ठोस पदार्थों से होकर गमन करती है। भूकंप के प्राथमिक तरंग को पी तरंग कहा जाता है। यह तरंग पृथ्वी के अंदर तीनों ठोस, द्रव तथा गैस माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर्क होता है। यह ध्वनि तरंगों जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इसमें समानता ऑप्शन ए है पोटास कम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, ऑप्शन बी है पोटास और फास्फोरस दोनों ही कम मात्रा में होता है, ऑप्शन सी है पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं, ऑप्शन डी है पोटास प्रचुर और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होता है।
जलोढ़ मृदा में पोटाश और फास्फोरस की अधिकता होती है। यह मिट्टी गन्ना, गेहूं, धान, तिलहन, दलहन आदि की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह उत्तर भारत के मैदानों तथा दक्षिण भारत के तटीय मैदानों की मिट्टी है जो मुख्यतः नदियों द्वारा वहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के रूप में लोकप्रिय थे? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख का उपनाम है। इन्होंने प्रभाकर नामक पत्र में कई सुधारवादी लेख लिखे। इनको सतपत्री भी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख प्रार्थना समाज से जुड़े थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में केशव चंद्र सेन की सहायता से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया? ऑप्शन ए है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है मातंगनी हाजरा, ऑप्शन डी है मिठूबेन पेटिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय। 1930 में कमला देवी चट्टोपाध्याय 27 वर्ष की थी। उन्हें खबर मिली कि महात्मा गांधी दांडी यात्रा के द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस आंदोलन से महिलाएं दूर रहेगी। महात्मा गांधी ने आंदोलन में महिलाओं की भूमिका चरखा चलाने और शराब की दुकानों पर घेराबंदी करने के लिए तय की थी, लेकिन कमला देवी ने उन्हें महिलाओं को पूरे आंदोलन में शामिल करने के लिए मनाया तथा इसे केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार हुमायूं से संबंध नहीं था? ऑप्शन ए है मीर सईद अली, ऑप्शन बी है मौलाना दोस्त मुशब्बिर, ऑप्शन सी है मौलाना यूसुफ, ऑप्शन डी है बिजहात। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए मीर सईद अली। मीर सईद अली फारस का एक महत्वपूर्ण चित्रकार था। उसने मुगल बादशाह अकबर के काल में अनेक कालियाजी चित्रों का किया था, अतः यह हुमायूं से संबंध नहीं था। मौलाना दोस्त मुशब्बिर, मौलाना यूसुफ, बिजहात आदि हुमायूं से संबंध थे। सीडीएस के 2021 में जो पहला पेपर हुआ था उसके 60 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।